दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 22 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि हमारे चैनल पर रोजाना चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चंस लिए गए हैं। चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चंस कवर किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। 4 विकल्प दिया हुआ है आपके पास, आपको सही आंसर बताना है। 4 यंत्र हैं आपके पास, चारों यंत्र में कौन सा सही होगा यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। ठीक है, देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। इससे पराध्वनिक तरंगों के स्थानांतरण एवं परिवर्ती तरंगों को प्राप्त कर पानी की सतह में व्याप्त वस्तुओं की गहराई का पता चलता है। ठीक है, सोनार से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं, ऑडियोमीटर के बारे में जान लेते हैं। यह क्या है? देखिए ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को मापने के काम आता है। ठीक है ना, ऑडियोमीटर जो होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के काम में आता है। और गैल्वेनोमीटर जो है इससे क्या करते हैं, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। यह है सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट क्या हुआ? यह किसी ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, यह किसी ऊंचाई जैसे मान लीजिए मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है। ठीक है, सेक्सटेंट। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोनार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नीति आयोग से कई क्वेश्चन आते हैं। इसे पूछता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। और कई बार इसको एब्रीविएशन जो देता है इसका फुल फॉर्म पूछ देता है नीति आयोग का। ठीक है, नीति आयोग का 4 विकल्प दे देगा आपको और इसके फुल फॉर्म पूछ देगा, इसका एब्रीविएशन आपको बताने होंगे। तो इसका एब्रीविएशन क्या हो जाएगा सही? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अगर यही पूछ दे आपके इसके सीईओ कौन है, यानी कार्यकारी अधिकारी, तो है अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत। ध्यान दीजिएगा कौन है? अमिताभ कांत है इसके नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ। ठीक है, क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? आपको किसका सही सुमेल नहीं है यह बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है 100 जीबी। 100 जीबी से क्या समझते हैं? यानी 100 जीबी मतलब 2 जीवों का परस्पर लाभकारी संबंध। ठीक है, वो क्या हो गया आपका 100 जीबी। ठीक है, और परोपजीवी होता है मतलब परजीविता, मतलब एक जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, तो हो गया आपका परजीवी। ठीक है, और मृतोपजीवी क्या हो गया? यानी कुछ जीव मतलब जो सड़े गले पदार्थों पर जीते हैं, मरे हुए चीज़ों को, छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों, तो वो क्या हो गया आपका मृतोपजीवी। ठीक है, जैसे राइजोपस इत्यादि
मतलब ये चीज़ है जो कि मृत जीवों को खाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तृणभक्षी गौसा उपभोक्ता, ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, यह आपको बताना है कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो देखिए सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यह कार्बन चक्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्बन चक्र से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना का संबंध है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये किससे है? तो झेलम नदी से है, ठीक है। ध्यान देखिए तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर भारत पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? भारत पाकिस्तान में है। और झेलम नदी के किनारा बसे नगर अगर पूछता है कौन से हैं तो हो जाएगा आपको श्रीनगर। कई बार एग्जाम में पूछा है कि झेलम नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं तो हो जाएगा आपका श्रीनगर, ठीक है। चलिए ब्यास नदी के बारे में आपको बता दें। देखिए ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना है? तो ब्यास परियोजना है। और इसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित है? तो हो जाएगा आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है आपका रावी नदी। तो देखिए जो रावी नदी है वो किस बांध परियोजना पर है? तो रंजीत सागर बांध परियोजना पर स्थित है रावी नदी, ठीक है ना। और इसे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो पंजाब है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा रावी नदी से। अब आपका क्या बच गया? सतलज नदी। देखिए सतलज नदी भाखरा नागला परियोजना से है, ठीक है। सतलज नदी पर भाखरा नागला परियोजना है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसे भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करा कि निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? इसका सही आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, देखिए जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की गति है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? आपको सही आंसर बताना है। देखिए पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा, ठीक है। यदि उसके जहाज की गति वही है, समझ रहे हैं ना, तो जहाज की गति यही वही रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो कब पहुंच जाएगा? 4 घंटे सोमवार को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोक्विन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायात में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं आपको यह बताना है। इसका जल्दी से सही आंसर बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसका सही आंसर है इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल और बिहार सबसे अधिक किस स्टेट में है? तो केरल में है। सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ हो जाएगा साक्षरता? तो बिहार राज्य में।
चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका सही आंसर बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेलें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई। सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था? तो वो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुआ था। इस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। उस समय किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, इतना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब इतना चीज आप याद रखेंगे कि देखिए क्या कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुआ और उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ठीक है, किसके काल में हुआ था यह बताना है। तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और लॉर्ड मेयो के समय सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी। कब हुई थी वो? 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, यह बताना है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, दलित वर्गों का जो संघ स्थापित किया गया था वो किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा रैयत बारी बंदोबस्त। ठीक है, रैयत बारी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। यह बताना है। तो कितने निर्धारित की थी उस समय? 14 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या है? निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या है? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्ती और सहायक संधि। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सारे विकल्प पता होंगे कि कब हुए थे, तभी आप बता सकते हैं। देखिए सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए हड़प नीति जो हुआ था यह हुआ था आपको 1848 में। कब हुआ था? 1848 में हुआ था हड़प नीति। ठीक है, और उसके बाद क्या आया था? अस्थायी बंदोबस्त। तो यह कब हुआ था आपको? 1793 में। ठीक है, 1793 में यह हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कब हुआ था? ये 1793 में हुआ। उसके बाद सहायक संधि कब हुआ था? तो सहायक संधि हुआ था यह 1798 ईस्वी में। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। देखिए चलिए एक बार आपको और दोबारा हम बता देते हैं। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। हड़प नीति। देखिए हड़प नीति 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था हड़प नीति। ठीक है, कब किया गया था? तो 1848 में। उसके बाद आता है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यह 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, और अस्थायी बंदोबस्त तो यह हुआ था किसके द्वारा? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था यह। उसके बाद आया आपका सहायक संधि। तो सहायक संधि कब हुआ था? 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बाद में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में। ठीक है ना,
क्योंकि ये तो सबसे पहले हो चुके हैं और लास्ट में यही हुआ था। ठीक है, सबसे बाद में ये हुआ बंगाल का विभाजन 1905 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, और देखिए जो भी बताएं उसको आप राइट डाउन कर लें कॉपी पे, और उसको आप याद भी कर लें, ताकि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है जो भी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के योजना का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं, कृषि विज्ञान योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे थे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था, उसका क्या नाम था यह बताना है। उसका नाम था एस राजपूताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। यह बताना है हरिपुरा कहाँ स्थित है। तो हरिपुरा कहाँ है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं, स्थगन के द्वारा भी, सत्रावसान के द्वारा भी और विघटन द्वारा भी। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के द्वारा समाप्त हो सकता है। ठीक है, और लोकसभा का स्थगन जो होता है स्पीकर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक ऐप सारथी विकसित किया है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर हो जाएगा NIC। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है यह बताना है। तो है महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर है 110। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। यह धन विधेयक की परिभाषा देता है, अनुच्छेद 110। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश में विश्व के सबसे लंबे यूरोपा ब्रिज का लोकार्पण किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महरौली लोह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, महरौली लोह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है? सही आंसर बताना है आपको, तो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं
लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख पाएं। हाँ देखिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका अभ्यारण्य दिया हुआ है और किस राज्य में स्थित है यह आपको मिलान करना है, ठीक है। इनका जल्दी से आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका सही देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह है आपको उत्तराखंड में, ठीक है। और सरिस्का वन जीवन अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह है आपको मध्य प्रदेश में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ है आपका? तो यह है कर्नाटका में, ठीक है। इसे भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख पा रहे हैं आप? हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह बताना है और आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्या है? ईटानगर इसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो कहाँ है? ईटानगर है, ठीक है। और मणिपुर का जो राजधानी क्या होगा, वो क्या होगा? वो हो जाएगा, यहाँ पे शिलोंग दिया है जो कि गलत है। मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और क्या दिया है? मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगा? शिलोंग होगा। क्या होगा? मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा, ठीक है। और नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? तो कोहिमा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोहिमा हो जाएगा। अगर मिजोरम रहता तो उसका राजधानी क्या हो जाता? मिजोरम का आइजोल। और सिक्किम का गंगटोक, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस किस के मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस किस के मध्य स्थित है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी और कोरोमंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके सही आंसर हो जाएंगे नीलगिरी। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। देखिए, ताप्ती नदी जो क्या करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, और हिमाचल प्रदेश में कौन सी दर्रा है? तो शिव किला, रोहतांग और बरालाचा दर्रा है। कौन कौन से हैं? 3 है, शिव किला, रोहतांग और बरालाचा। और उत्तराखंड में पूछता है तो लिपू लेक, माना और नीति दर्रा, ठीक है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और सिक्किम में पूछता है तो नाथुला और जलेप्सा दर्रा, ठीक है। इसे भी आप याद कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थित है? तो हो जाएगा अन्नामलाई में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है? तो हो जाएगा CSO, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के तहत रवीश कुमार के साथ साथ कितने व्यक्तियों को इस वर्ष यह पुरस्कार से नवाजा गया है? आपको इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से बताएं। कितने लोगों को नवाजा गया है? तो 5 लोगों को नवाजा गया है, ठीक है। जिसमें अपने NDTV के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है।
तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 5 लोगों को उनके साथ इस वर्ष यश पुरस्कार में 5 लोगों को नवाजा गया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के तहत कितने से कितने आयु वर्ग के बीच के लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे? इसका सही आंसर बताना है, कितने लोग लाभान्वित होंगे इससे। तो हो जाएगा आपको 18 से 40 वर्ष के लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु वायरस जनित है? तो हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताएं भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो हो जाएगा पानी का जमना। ठीक है, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और लोहे में जंग लगना और कोयले का जलना और दही का खट्टा होना। ठीक है, तो यह है रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गया होगा आपको। भौतिक परिवर्तन है पानी का जमना, बाकी ये तीनों जो भी उदाहरण है यह है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सबसे अच्छा उष्मा चालक कौन सा है, यह बताना है। तो है आपका चांदी। ठीक है, जो उष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? यह बताना है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताएं, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए इस बार इसका थीम क्या था? 2019 में इस विषय का मुख्य थीम क्या था? अगर पूछता है तो क्या था? तो इसका था डायलॉग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। ठीक है, इस बार 2019 का थीम था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? आपको सही आंसर बताना है इसके। तो हो जाएगा आपको बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाई। ठीक है, बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? इसके सही आंसर बताना है कि इसका संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से था? तो वो था आपका भारोत्तोलन से। ठीक है, जिसको वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 की महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? यह बताना है आपको। इसका जल्दी से आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का महिला सिंगल्स का खिताब, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। अजय सिंह ने एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजक, स्वर्ण। आपको सही आंसर बताना है, कौन सा पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो
एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है आपको बताना है। तो उदाहरण किस चीज़ का है, इमल्सन का है। किस चीज़ का है, इमल्सन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आपने पढ़ा भी होगा पिछले क्लास में, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, आपको इसका रासायनिक सूत्र बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ है, तो हो जाएगा कृषि के साथ साथ अनुपालन भी करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है। तो देखिए उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है, प्योंगयांग। कहाँ है, प्योंगयांग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व स्तर पर क्या मनाया जाता है, यह बताना है आपको। तो विश्व महिला दिवस, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता कि नो प्रेजेंट्स प्लीज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। आपको सही आंसर बताना है इसमें। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा जयंत कैकिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि मायोपिया दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर बताएं, विकल्प पढ़ लीजिए और इसका सही आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह आप विकल्प पढ़ लें और इसका सही आंसर बताएं प्लीज। चलिए और 2 विकल्प देखते हैं। आपने पढ़ लिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस विकल्प में इसका क्या होगा, कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सी में क्या, ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें नेत्र गोलक कुछ बड़ा हो जाता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर पहले ही बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा संबंध गलत है, तो ये गलत नहीं है, क्या है, ये सही है, ठीक है। इस दोष को दूर करने की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है निकट दृष्टि दोष में। सही है, सही कह रहा है, ठीक है, आपने पढ़ा वही होगा। और देखिए सी नंबर में क्या कह रहा है कि इस दोष को उचित पावर के अवतल लेंस का चश्मा देकर दूर किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है, कौन सा कथन गलत है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों ही विकल्प जो है सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से बताएं कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। यह है, इसका सही आंसर हो जाएगा लेंज का नियम, ठीक है, लेंज का नियम है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं, यह बताना है। तो यह है बृहस्पति और शनि ग्रह के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम की खोज किसने की थी, तो किसने किया था हीलियम की खोज, तो लोकियर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेड लॉर्ड है, यह बताना है, सॉरी माफी चाहूँगा, रेड लैड है, निम्नलिखित में से रेड लैड है, यह बताना है आपको। ये हो जाएगा आपका इसका रासायनिक सूत्र Pb3O4, ठीक है, रेड लैड का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पिंच ब्लेड अयस्क है, यह है यूरेनियम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है,
बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाक योग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर बताएं, यह किस राज्य में स्थित है? पाक योंग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने भूकंप मापदंडों के विस्तार हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इंडिया क्विक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्विक ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, विस्तार हेतु इंडिया क्विक ऐप को, इंडिया क्विक, ध्यान दीजिएगा कौन सा ऐप है वो, इंडिया क्विक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विटामिन के का क्या कार्य करता है? विटामिन के क्या कार्य करता है यह बताना है आपको। तो रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिल्ली को कहते हैं तो क्या कहते हैं? WB का शमशान घाट, रक्त बैंक, RBC का शमशान घाट। देखिए इसको कहते हैं रक्त बैंक। ठीक है, दिल्ली को क्या कहते हैं हम? रक्त बैंक, और RBC का शमशान घाट। तो बी और सी यानी उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? रक्त बैंक और RBC का शमशान घाट। तो उपयुक्त बी और सी दोनों हो जाएंगे इसका। ठीक है, ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वो क्या है? लाइकेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो है आपका स्कॉटलैंड का। कहाँ का है? स्कॉटलैंड का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख पा रहे हैं आप, दुर्घटना के संदर्भ में चर्चित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। झारखंड है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कौन सा राज्य होगा? ये हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? ठीक है, ये बताना है आपको। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर चेयरमैन कौन है? तो ये है आपको रजनीश कुमार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है? यह बताना है कि किस टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो विदर्भ। ठीक है, विदर्भ की टीम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किनका आदिवासी नृत्य है? यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्कियों नगाओं का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको सही आंसर बताना है। तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखिए, और 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। और 27 सितंबर को तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ओलंपिक संकेत के बारे में सही तथ्य नहीं है। 4 विकल्प दिए हैं, इसको सही से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें और सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका संकेत 5 आपस में जुड़े हुए वृत्त हैं ओलंपिक संकेत के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
इसका सही आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो स्विट्जरलैंड। प्रथम स्थान पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अगर यही पूछ देता कि भारत कौन से स्थान पर है इसमें, ठीक है, तो भारत जो है वो है 52वें स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद है आपको ये स्वीडन, अमेरिकन कह रहे हैं, स्वीडन, अमेरिका और नीदरलैंड, इसके बाद है। और भारत जो है वो है आपके 52वें स्थान पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाटरलू के युद्ध 1815 में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ, यह बताना है। किस महान योद्धा का पतन हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो देखिए यह है यहाँ पे फिल्म अभिनेत्री नरगिस, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार। आपको कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गरीब नवाज, जैनुल आबिदीन। ठीक है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी फिल्म अभिनेत्री नरगिस जो है वो जदनबाई से संबंधित है, और फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार, ये बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो सुमेलित हैं, और यह ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना नहीं है। भरतनाट्यम की नृत्यांगना कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, आपको बताना है। तो हो जाएगा आपको, देखिए झावेरी बहने नैमा, ये नृत्यांगना नहीं है भरतनाट्यम की। बाकी जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, टी बाला सरस्वती और मिनी देव अरुणडेल, यह भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। ठीक है ना, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। यह तीनों ही है भरतनाट्यम की नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेल्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस विकल्प में ये ऑप्शन आपको ये नहीं होगा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम नहीं होगा। कौन से राज्य में द्विसदनात्मक है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। वैसे हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उसमें सम्मिलित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बार, अग्नि, आंतरिक कला। ठीक है, जो कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों ही विकल्प इसका बार, अग्नि और उपयुक्त, ये तीनों ही सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध जनपद का संस्थापक था, यह बताना है आपको। मगध जनपद का संस्थापक कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ तथा जरासंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो माही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, यह बताना है। तो देखिए खरीफ की फसल कौन सी है, कपास, चावल और मक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर सितंबर में काट ली जाती है। ठीक है, इसकी मुख्य फसल है धान, गन्ना, तिलहन, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका खरीफ की फसल। चलिए और देखिए गेहूं जौ चना यह कैसी फसल है, तो यह गेहूं जौ चना जो है यह है रबी की फसल है। ठीक है, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसे हम जूम आउट कर देते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से आप इसका मिलान कर लें। इसका सही आंसर बताएं। सूची 1 और सूची 2 इसमें संबंधित खेल दिया हुआ है और यह कप किस खेल से संबंधित है यह बताना है। देखिए डूरांड कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है और डेविस कप लॉन टेनिस से और ईरानी कप क्रिकेट से और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी या हॉकी से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल में विलेय विटामिन है, यह बताना है आपको। जल में विलेय विटामिन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी तथा सी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुबीर गोकर्ण जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो क्या थे, यह बताना है। जल्दी से इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हाँ दोस्तों एक बात और ये भी साथ में बताइए कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। ठीक है, आपके स्कोर कितने आए प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा समाज सेवी थे। ठीक है, कैसे थे? समाज सेवी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन है? ठीक है, इसके सही आंसर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन है, आपको सही आंसर बताना है। ये हो जाएंगे आपको टेड्रोस, ठीक है, टेड्रोस एडहानाम। ठीक है, टेड्रोस एडहानाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1946 के 9 सैनिक विद्रोह के बहादुरों को समर्पण के लिए तैयार किया गया था, इसलिए 1946 के 9 सैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया था यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिन्ना और पटेल ने। ठीक है, किसने तैयार किया था? और जिन्ना और पटेल ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि 9 सैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी की थी? हिंसात्मक कार्यवाही के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है, किसने कहा था यह? तो गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज विरोधी संगठन अभिनव भारत का गठन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी देशभक्त ने किया था? 4 ऑप्शन दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर और लाला हरदयाल। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर बताएं इसका। तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मॉक टेस्ट नंबर 23 जो कि यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएगा। ठीक है, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ एक बात और आपको बता दें, देखिए इसमें कोई खर्च नहीं आता है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आता है। ये करने से अगर आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।